हम इंशाल्लाह एक लेक्चर में कवर करेंगे। और वो जो लेक्चर जितने भी हम कवर कर चुके हैं उनमें एक लेक्चर हमारा मिसिंग था। उस लेक्चर को आज हमने कवर करना है और हमारा उसके साथ इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। और हमारे साथ जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे और पांच रह जाएंगे। उन पांच का वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले एक माह में, एक माह 7-8 दिन में उसको वाइंड अप करें। तो जो मेजर सब्जेक्ट से, जो मुश्किल सब्जेक्ट से, जो ट्रिकी सब्जेक्ट से वो आप पढ़ चुके हैं। हमने पॉलिटिकल साइंस बेसिक्स से शुरू किया था, फिर हिस्ट्री बहुत दफा बता चुका हूँ। करते करते हम इंग्लिश तक पहुंच गए थे और हमने इंग्लिश को इन डिटेल देखा था। इसका एक जो टॉपिक है वो हम नहीं कर सके थे, वो थोड़ा लेंथी टॉपिक था, वो हम आज करेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इंग्लिश के जो पेपर होता है उसके अंदर करेक्शन के सवाल आते हैं। करेक्शन का मतलब क्या होता है? करेक्शन का मतलब ये होता है इसलाह। इसलाह का क्या मतलब है? आपके सामने एक सेंटेंस लिखा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आया कि ये दुरुस्त है या गलत है। अगर गलत है तो उसमें क्या गलती है, ठीक है। और अगर जो गलती है तो उस गलती को पॉइंट आउट करें, पॉइंट आउट करने के बाद उसको सही करें। ये होती है करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। तो ये किसी वजह से भी हो सकती है। जिस तरह आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो एक सेंटेंस है ये बुनियादी तौर पर आपके 8 या 9, कुछ लोग 9 कहते हैं, कुछ कहते हैं 8, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है। आपका जो सेंटेंस होता है वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई गलती है तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी स्पेयर पार्ट में कोई गलती होगी। ये जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें कोई गलती होगी। मैं मिसाल देता हूँ आपके सामने, एग्जांपल लिखता हूँ। मैं कहता हूँ ही इज गोइंग टू कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ। आपके सामने ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में डिफरेंट किस्म के वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स का अलग एक मतलब है एज पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था। ही का एक खास पार्ट ऑफ स्पीच है, वो उसको डील करता है। इज एक और पार्ट ऑफ स्पीच को डील करता है। गोइंग एक और पार्ट ऑफ स्पीच को डील करता है। टू एक और खास पार्ट ऑफ स्पीच को डील करता है। कॉलेज एक खास पार्ट ऑफ स्पीच। अब अगर इस सेंटेंस में कोई गलती है तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच में गलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसकी गलती से आपका सेंटेंस गलत या सही होता है। तो करेक्शन, जितनी भी करेक्शन है, ये ऑलमोस्ट आपकी जो मोर देन 90% इसमें जो करेक्शन में जो इश्यूज होते हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही होते हैं। इनकी प्लेसमेंट, मिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट्स के इश्यूज ही होते हैं, उनको ही आपने डील करना है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी हो सकता है, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा पंचुएशन हो सकती है, कैपिटलाइजेशन हो सकती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर स्पेलिंग्स हो सकती हैं, किसी के अंदर आप कह सकते हैं कि जो जो वर्ड्स हैं अप्रोप्रिएट वर्ड्स ना यूज किए गए हैं वो भी हो सकते हैं। इसका ताल्लुक आपकी पार्ट्स स्पीच से नहीं है, लेकिन इसमें भी करेक्शन में ये भी चीजें आ जाती हैं। लेकिन करेक्शन जो है ना, प्राइमरीली या लार्जली किस की करेक्शन को हम डील करते हैं? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही डील करते हैं। तो इस करेक्शन को समझने के लिए जो अंग्रेजी दान हैं उन्होंने क्या किया है कि कुछ रूल्स बनाए हैं करेक्शंस के। कुछ रूल्स बनाए हैं और कहते हैं कि आपने इन रूल्स को मद्देनजर रखते हुए आपने जुमले बनाने हैं। कोई भी जुमला है उनको आपने मद्देनजर रख के बनाना है, ठीक है। तो वो अगर आप रूल्स को मद्देनजर रखेंगे तो आपके जुमले दुरुस्त होंगे, और अगर आप उनको मद्देनजर नहीं रखेंगे तो जुमले आपके तो गलत तस्वर होंगे। और ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे सेंटेंस मैं और आप अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते रहते हैं और उन्हें गलत नहीं समझा जाता, लेकिन उनके अंदर भी करेक्शन के मसाइल होते हैं, जिस तरह उर्दू में होते हैं, ठीक है। उर्दू में बहुत सी और मैं बातें इस्तेमाल करता रहता हूँ, जिस तरह हम आमतौर पे कहते हैं कि उनके चचा की फौत की हो गई,
मिसाल के तौर पे, या वफात हो गई है। तो इस तरह के, अब इसमें अगर आप इसको उर्दू दान से पूछेंगे, वो इसमें गलती आपको बताएगा, वो कहेगा ऐसा नहीं है। या एक और एग्जांपल मैं कह देता हूँ। मैं कहता हूँ, जिस तरह आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि दही, जिस तरह हम कहते हैं ना, दही खट्टी है। तो ये खट्टी है तो हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल भी करते रहते हैं, ठीक भी है। लेकिन करेक्शन की अगर आप ट्रू स्पिरिट देखेंगे तो ये जो है ना, इसको मुजक्कर की फॉर्म में लेके जाते हैं, दही खट्टा है, इस तरह। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे आपने तस्गीर और तानीफ, मुजक्कर मुन्नस के भी सेंटेंस देखे होंगे, गलतियां देखी होंगी, इमला की भी गलतियां देखी होंगी, कुछ गलतो लाम भी हैं। ठीक है। इस्तेमाल भी हो रहे हैं लेकिन उसमें गलतियां हैं। तो ये जो रूल्स हैं करेक्शन के, इनका क्या काम है? ये बड़े डिफाइंड किस्म के रूल्स हैं और पेट रूल्स हैं। आप इनको फॉलो करते हैं और उसमें से आपका जो सेंटेंस है उसको हम एरर फ्री करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कोई रूल्स नहीं है। आमतौर पे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं, लेकिन 70 से 80 जो है ना, वो मोटे मोटे रूल्स हैं। अगर आप रूल्स को अंडरस्टैंड कर लें, उनको इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप करेक्शन के तमाम मसाइल हैं उनको डील कर लेते हैं। और करेक्शन अगर आपको मैं वन पेपर के हवाले से बताऊं, पीपीएससी के हवाले से बताऊं, या एफपीएससी के हवाले से बताऊं, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, आसान आसान होती है। ठीक है, बेसिक बेसिक होती है। हाँ, एफपीएससी के अंदर जब आप सीएसएस का पेपर देते हैं, वहां भी करेक्शन आती है, तो वहां पे थोड़ा सा उसका डिफिकल्टी लेवल अप होता है, लेकिन कंसेप्ट यही होते हैं। और इन्हीं कंसेप्ट को अगर सीख के सीएसएस का पेपर भी दे दें, वहां भी आप मेजोरिटी करेक्शंस को सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब यहां तक मुझे बता दें कि एक जो इंट्रोडक्शन है वो सबको क्लियर हो गया कि करेक्शन होती क्या है। अब हम चलते हैं रोल्स पे। करेक्शन का आपको रफ आइडिया पता चल गया कि करेक्शन क्या वाला है? ये माल्टे का नाम है या गाजर का नाम है, या क्या चीज़ है, ये पता चल गया आपको? फिर हम इसके इंशाल्लाह वन बाय वन रूल देखते हैं। ठीक हो गया। ये माइक अगर आप बंद कर दीजिए, किसके माइक ओपन है? जी ठीक हो गया। ठीक हो जी, हम स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, इसको वन बाय वन हम लेके चलते जाएंगे। और इसमें आप, अब इसमें जो हम रूल वन है जिसको हम कहते हैं, जो मेजर कैटेगरी है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? अच्छा, कनेक्शन का इशू है, चलिए कोशिश करें, रीट्राई करें, बहरहाल अब क्या क्या कहा जा सकता है। तो हम कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरह के काफी सारे आपके सामने जो है ना करेक्शन के इश्यूज है। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? कि आपका जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस और उसका जो वर्ब है, इनके आपस में क्लैश आएगा। कैसे क्लैश आएगा? सब्जेक्ट समटाइम सिंगुलर होगा, आप वर्ब प्लूरल यूज करें, कभी आपका ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा और आप इसको सिंगुलर यूज करें, तो इस तरह के मसाइल होंगे। तो इसकी मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। तो उसमें सबसे पहले याद रखें आपने कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर के हिसाब से ही आता है। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल में कहता हूँ कि अलीना इज वॉचिंग टेलीविजन। अब अलीना इसमें सब्जेक्ट है, और जो इसका वर्ब है, ये वॉचिंग है और ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसने अलीना के हिसाब से देखना है। अब अलीना है तो इज आ गया। अगर यहाँ पे आ गया, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गया गर्ल्स, गर्ल्स वॉचिंग टीवी, तो अब गर्ल्स के साथ क्या आएगा? आर आएगा। अब ये प्लूरल बन गया है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आता है, सिंगुलर के हिसाब से जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आते हैं, और प्लूरल के साथ प्लूरल की कैटेगरी इस्तेमाल होती है। जैसा कि आप प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म में भी आप देखते हैं कि जब सिंगुलर आ जाता है तो सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा होता है। जब प्लूरल आ जाता है तो फिर एस या एस का इजाफा नहीं होता। और ऐसे ही इसका जब इजाफा होता है तो फिर डज नॉट हम मनफी जुमले में इस्तेमाल करते हैं। और जब ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होता तो हम डू नॉट इस्तेमाल। तो ये पहला इसका प्रिंसिपल है, ये पहला इसका रूल है कि आपने सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपने जो वर्ब है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। ठीक हो गया जी। ये बात तो हो गई क्लियर।
अब इसी के अंदर एक और बात कर दें, क्या मिसाल के तौर पे सिंगुलर प्लूरल तो हो गया, अब दो सिंगुलर आ गए। मिसाल के तौर पे आप कहें कि अलीना और मिसाल कहें कोई भी शबाना, अलीना एंड शबाना वाचिंग टीवी। अब ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, जब भी दो सिंगुलर के दरम्यान में एंड आ गया तो उसके साथ आप क्या करेंगे, आप प्लूरल लगाएंगे। अलीना एंड शबाना और वाचिंग टीवी, उसके साथ प्लूरल बन जाएगा। तो दो सिंगुलर के साथ जब आप एंड लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। जी इस तरह, क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? सिद्धरा आपने कोई चीज कोई समझ नहीं आई मुझे, ये बात ये प्लूरल है। अच्छा इस तरह करें ना, मेरी बात सुने, ये आप क्वेश्चन को लिख लें, जो भी सवाल हो ना उसको लिख लें, फिर बाद में हम इसको डील करेंगे, क्योंकि फिर ये काफी सारे रूल्स हैं, फिर हम स्किप करते जाएंगे, नोट करते जाए। कोई भी कंफ्यूजन हो उनको लिखते जाएं साइड पे कि ये मेरी कंफ्यूजन है, ये है, ये है। हम इसको एंड पे डील कर लेंगे। ठीक हो गया? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, और जब दो सिंगुलर आ गया और दरम्यान में एंड आ गया तो फिर क्या होगा आपका, उसके बाद क्या होगा आपका प्लूरल होगा। और एक और केस, दो सिंगुलर के दरम्यान में एंड आ गया तो ये है, अगर इनके दरम्यान में और आ गया, और यानी शबाना या अलीना, और, तो अब इसका मतलब, और का मतलब ये होता है कि या ये होगा या ये होगा, इसका मतलब एक वक्त में एक होगा ना, तो फिर भी उनके साथ सिंगुलर आएगा। और जब आएगा दरम्यान में तो फिर भी सिंगुलर होगा। और उसके बाद जब एंड होगा तो फिर क्या होगा, प्लूरल होगा। ये तो आपको बुनियादी बात समझ में आ गई। अब इसमें एक और चीज जो है ना, छोटी सी वो ट्रिक है, वो और भी कहा जाती है। वो अब होगा एंड, लेकिन उसमें भी ये कंफ्यूजन आ जाएगी। वो जरा हम उसको देखते हैं, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, उसको जरा जरा देखिएगा। अब सम टाइम ऐसे होता है कि दो सिंगुलर, दो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाते हैं और उनके दरम्यान में एंड भी होता है, और फिर भी उसका जो वर्ब है वो सिंगुलर ही हम टेक करते हैं। ऐसे भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है, मिसाल को मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या है इसका, मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, मैं कहता हूँ कि द engineer and lecturer, क्या होता है, the the engineer and the lecturer is teaching us। अब आप जरा गौर करें, अब इंजीनियर जो है ना, इंजीनियर ये भी सिंगुलर है, लेक्चरर भी सिंगुलर है, दो सिंगुलर हैं, दरम्यान में ऐड आ गया है, फिर होना इसको क्या चाहिए, प्लूरल, जैसे पहले बताया। लेकिन ये फिर भी आपका क्या है, सिंगुलर की फॉर्म ही ले रहा है। उसकी वजह यह है कि जब ये दोनों ट्रेड्स किसी एक शख्स के बारे में हों, किसी एक शख्स के बारे में हों, तो फिर क्या होता है, वो आपका सिंगुलर ही काउंट होता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जब बिल्कुल अपने पर्पस सेम की बात नहीं है, एक ही पर्सन के लिए हो, जब एक ही पर्पस, एक ही पर्सन के लिए कोई एक दो क्वालिटीज इस्तेमाल की जाएं, हो एक ही पर्सन, तो उसमें सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है। मैं एक आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ, मैं कहता हूँ द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मिसाल के तौर पे आप क्या, अब आप क्या कहते हैं, द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कम, आपको मैं कहूँ हैव कम, लेकिन हैव नहीं आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ द डिजाइनर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कम, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ। अब ये डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोजेक्ट, अब ये डिजाइनर और प्रोड्यूसर एक ही शख्स है, एक ही प्रोजेक्ट का है, एक ही बंदा वो, लेकिन यहाँ पे एंड तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। तो समझने की बात यह है कि जब दो सिंगुलर हों और एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हो, तो फिर आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर के हिसाब से आएगा। द डिजाइनर एंड द प्रोसीडर ऑफ द प्रोजेक्ट हैज कम। ये बात आपको क्लियर हो गई है ये? हाँ जी जरा बताइएगा, ये क्लियर हो गई ये आपको? ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये चीजें अभी आप समझ लें,
फिर इनके मैं आपको रूल्स जब आपको शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, उन रूल्स को आपने गो थ्रू करना है, उनको पढ़ना है। उनको पढ़ेंगे आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी छोटी मोटी कंफ्यूजन में भी आपको हो, लेकिन ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। गॉट इट? ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, तो ये भी अभी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपको अभी तक जो है ना बेसिक बेसिक 3 रूल्स बताए। क्या रूल्स बताए आपको? आपको शुरू में बताया कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर होगा। फिर बताया कि सिंगुलर जब हो और दरम्यान में एंड आ जाए तो प्लूरल बन जाएगा। फिर बताया कि अब ये सेम पर्सन को रेफर कर रहा हो तो फिर क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर ही रहेगा। तो ये बात भी होगी। अब क्या है, अब जरा और देख लेते हैं। अब कभी कभार ऐसे होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और उनसे पहले ईच आ जाता है, एवरी आ जाता है, ये इस तरह के 2 वर्ड्स आ जाते हैं, तो फिर भी आपका जो वर्ब है वो आपका सिंगुलर ही होगा। ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं कहता हूँ कि इसको मैं रिमूव करूँ। ईच ऑफ द बॉयज in the class was absent। अब यहाँ पे देखें ईच ऑफ द बॉयज इन द क्लास वाज एब्सेंट। अब आप देखेंगे बॉयज है तो यहाँ पे वाज तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यार याद रखिएगा ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज में से हर एक का मतलब ये कि एक वक्त में एक ही है, एक वक्त में एक ही है। तो जब ईच आ जाए किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, इस सेंस में आ जाए या एवरी आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ भी आपने हमेशा सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर एवरीवन इज वाचिंग क्रिकेट मैच। अब हर कोई देख रहा है, इसका मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्लूरल लगाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा गलत है। हर कोई देख रहा है लेकिन एक वक्त में एक ही देख रहा है, हर कोई अपने हिसाब से देख रहा है। ठीक है, तो एवरी वन के साथ भी आप हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, ईच के साथ भी आप हमेशा सिंगुलर लगाते हैं। तो ये भी रूल है। ठीक हो गया, इसको भी नोट कीजिएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है जी, आगे हम चलते हैं। आपके सामने अगर कोई इसकी और कोई एग्जांपल हो, अब एक और एग्जांपल हो सकती है, मैं कहता हूं कि ईच ऑफ अस, मिसाल के तौर पे ईच ऑफ अस वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्राउन्ड। हम में से हर कोई डर रहा था कि वो डूब जाए। ईच ऑफ अस वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग ड्राउन्ड। अब यहाँ पे वार नहीं लगाना आपने, ये बात याद रखनी है। ठीक हो गई, ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद जो रूल नंबर 3 है आपका, या रूल नंबर 4 के हैं, मैं गिनती नहीं कर रहा, आप खुद ही इसको समझते जाइएगा। वो ये है कि कभी भी आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के दरमियान में और आ जाए, नॉर आ जाए, आइदर आ जाए, और आ जाए, या नाइदर नॉर आ जाए, तो आपका वर्ब सिंगुलर ही होगा। क्या मैंने आपको बताया है? मैंने आपको ये बताया है कि आपके दो सिंगुलर आपके जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके दरमियान में और आ जाए, नाइदर आ जाए, नॉर आ जाए, ठीक है, आइदर आ जाए, तो आप इनके साथ और ही लगाएंगे। ठीक हो गया। उसकी वजह है कि एक वक्त में एक ही होता है, कहते हैं ना आइदर और, या ये, ना ये ना ये, तो ये एक सेपरेटली उनको डील करता है, तो उसके हिसाब से आपने और ही लगाना है। अगर आपको इसकी सेंस डेवलप हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी डेवलप हो तो आपको रट्टा ही मार लें कि आइदर, और जब ये नॉर नाइदर नार इस तरह के कुछ आएगा तो इनके साथ सिंगुलर ही हमने लगाना है। मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं तो फिर आपको मजीद इसमें से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसा कि एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट और फुटबॉल, मिसाल के तौर पर। अब आपसे पूछते हैं कि आपकी कौन सी फेवरेट गेम है, क्रिकेट है या फुटबॉल है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्रिकेट और फुटबॉल। अब आप पीछे क्या लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे, विच आर योर फेवरेट स्पोर्ट? नहीं, विच इज योर फेवरेट, क्योंकि आप और को डील कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसी तरह नाइदर नॉर, ये सारे भी इसमें वही उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद एक और रूल है जो भी इससे रिलेटेड है, वो क्या है जी, उसको जरा हम देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस तरह का हो कि आपका
आइदर आर में ये तब बात हो रही थी जब दोनों सिंगुलर हो। जब दोनों सिंगुलर हो और आइदर आर हो, तो फिर आपने क्या लगाना है, सिंगुलर ही लगाना है। अब अगर उनमें इस तरह का चक्कर हो कि एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो फिर क्या होगा? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि आइदर आई और दे आर गोइंग देयर। अभी जरा देखें, आइदर आई यानी कि एक सब्जेक्ट ये है, और दे या वो, ये भी एक सब्जेक्ट है। अब जरा गौर करें आप, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं खुद एक, और दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया और एक प्लूरल था। पहले केस ऐसा नहीं था, पहले सिंगुलर के साथ सिंगुलर था और दरम्यान में आर था। अब जब याद रखें, जब कभी सिंगुलर के साथ प्लूरल आ जाए, तो आपका जो वर्ब है ये हमेशा प्लूरल ही आएगा। पहली बात, ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है। और फिर जब प्लूरल आएगा, और इसने किसके हिसाब से, प्लूरल तो आना है, लेकिन आपने ये जो आपका ये है ना, ये आपका जो प्लूरल वाला जो आपका जो वर्ड है ना, वो इसके साथ ही आएगा, और ये उसके साथ इकट्ठा जुड़ के आएगा। अब ऐसे नहीं होगा, मिसाल के आप कहेगा आइदर दे और आई आर गोइंग देयर, ऐसा नहीं होगा। आप हमेशा प्लूरल ही आएगा, और प्लूरल वाले को आपने इसके साथ साथ रखना है, इसकी प्लेसमेंट साथ है, इसकी प्लेसमेंट साथ है। तो ये चीज आपने नोट करनी है कि जब सिंगुलर और प्लूरल हो जाए, तो इसका जो वर्ब है वो प्लूरल ही आएगा, और प्लूरल को आपने उस जो प्लूरल वाला जिसने प्लूरल उसको बनाया है उसके साथ रखना है। ठीक हो गया, तो ये बात। और इसके साथ समटाइम ऐसे होता है, एक और भी इसमें आ सकता है। मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं। मैं कहता हूँ नाइदर द गर्ल नॉर द बॉयज हैव कम। अब नाइदर द गर्ल, यानी एक गर्ल की बात हो रही है, नाइदर द बॉयज, अब बॉयज है तो मतलब वो प्लूरल है। अब प्लूरल है और सिंगुलर है, तो दरम्यान में क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो आगे फिर बॉयज के साथ हैव काम आएगा, तो फिर आपने बॉयज को उसके हैव के साथ रखना है, यानी प्लूरल के साथ ही आपने वो लगाना है। ठीक हो गया, तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। या एक और आपको कहूँ कि एग्जांपल देता हूँ, ये ओरली मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइएगा, सारे मैं नहीं लिखता क्योंकि टाइम इसमें काफी लग जाता है। ठीक हो गया, मिसाल के तौर पे इसको गौर से सुने। आइदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स हैव टू कम। अब आइदर द चाइल्ड, चाइल्ड इसमें सिंगुलर है, पेरेंट्स आई और द पेरेंट्स, पेरेंट्स इसमें प्लूरल है, और आगे हैव और पेरेंट्स को मैंने मिला दिया, ठीक है, और है भी प्लूरल, तो प्लूरल में आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी। अब ये तो यहां से तो बात हो गई क्लियर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये तो चले सिंगुलर प्लूरल का था। सम टाइम पर्सन्स का भी इशू आ जाता है कि आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो क्या है। तो आपने ये याद रखनी है कि जो आपका वर्ब है ना, वो उसके साथ जो वर्ब के साथ जो आपका आपके साथ जो आया है ना, मिसाल के तौर पे आपका आपके वर्ब के साथ जो आपका सब्जेक्ट है, वो उसके साथ कोरिस्पॉन्ड करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, मैं थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल है। आइदर दे आर आई एम एट फॉल्ट, या मैं गलती पर हूं या वो गलती पर हैं। आइदर दे और आई, ठीक है। अब ये आई इसके साथ आ गया ना, अब इसके साथ अगर आई आ गया, तो ये इसके हिसाब से ही उसको उसने देखे ना। अब आई के साथ एम उसने लगाया, ठीक हो गया। अब एम मिस्टेकन, ठीक है। अब ये आ जाए, अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप कहें कि आइदर आई और दे आर एट फॉल्ट। अब इसके साथ आपने वो लगाना है। और अगर आपको कहे कि आपने प्लेसमेंट चेंज नहीं करनी, तो फिर आपने ये जो मैं कहने का मतलब है कि ये जो आपका वर्ब है, इसका पर्सन आपने वही रखना है जो कि आपके इसके साथ के सब्जेक्ट का पर्सन है। बस यही बात याद रखनी है। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आप मिसाल के तौर पर आपको मैंने बताया कि आपका ये प्लूरल ही आएगा, और प्लूरल में समटाइम ऐसा होता है कि वो प्लूरल टेक नहीं करता, और वो उसकी इस पर्सन को ही देख रहा होता है। तो कहने का मतलब ये था सारी बात का, कि आपके वर्ब को इसके जो इसका सब्जेक्ट है इसके पर्सन के हिसाब से डील करना है। अब दे होता तो दे के साथ क्या आता, और आता।
आई के साथ चूंकि एम आता है तो इस वजह से इसके साथ आएगा। ठीक हो गया जी। कोई भी सवाल हो, कंफ्यूजन हो, उसको लिखते जाएं, फिर इसको हम इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। थोड़े से ट्रिकी जरूर है, लेकिन आप जब इनको मैं आपको शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट्स, आप लोग पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हो गया? बता दें, सब बता दें। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं जी, आगे रूल्स करते जाते हैं। उसके बाद जी, अब एक और रूल आ गया। वो ये है कि आपने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन होता है जो कि किसी भी चीज को कलेक्टिवली उसके लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे टीम है, आर्मी है, कोई जूरी है। ठीक है। इस तरह के जो नाउन होते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, जो काफी सारे लोगों को एक यूनिट की फॉर्म में डील करते हैं। तो आमतौर पे जो कलेक्टिव नाउन होता है ना आपका, ये सिंगुलर के तौर पर ही ट्रीट करते हैं उसको हम। ठीक है। वो तब करते हैं जब उनकी जो ओपिनियन है वो सेम हो। सम टाइम ऐसा होता है कि उनकी जो ओपिनियन है वो चेंज होती है, तो फिर हम उसको कलेक्टिव नाउन के अंदर हम उसको प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, मैं इसको, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। अब ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना, ये एक कलेक्टिव नाउन है। ये एक शख्स तो नहीं है ना, ये तो कोई 11 लोग हैं, या क्या बोलते हैं, 20 लोगों को स्क्वाड को हम टीम कहते हैं। ठीक है, 20 लोग हैं, लेकिन उसके साथ फिर भी सिंगुलर आया है, उसकी वजह ये है कि ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन कभी भी जब एक ही बात पे मुत्तफिक होते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। और समटाइम ऐसा होता है कि जब एक ही पॉइंट पे मुत्तफिक ना हो तो फिर प्लूरल आ जाता है। ठीक है, फिर वो प्लूरल बन जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जूरी, जूरी पता होगा आपको, जो जजेस बैठते हैं ना इकट्ठे, काफी सारे जजेस, उनको जूरी कहते हैं। जूरी मिसाल कहते हैं, जूरी हैव बीन डिवाइडेड while गिविंग देयर वर्डिक्ट। जो जूरी है, जजेस हैं, वो एक ही यानी एक ही कलेक्टिव नाउन होता है। वो अपने फैसला देने में तकसीम हो गए हैं, कुछ कहते हैं कि इसको ये सजा देनी चाहिए, कुछ ये कहते हैं, तो उनके दरम्यान में एक तकसीम आ गई है। तो कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव रहा नहीं है ना, तो इस वजह से जूरी हैव बीन डिवाइडेड हो गया। ठीक है। या ये देखिए, इस वजह से आपका ये प्लूरल बन गया। या ये हो सकता है कि जूरी हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर हिम क्रिमिनल, फॉर एग्जाम्पल, ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर हिम क्रिमिनल। यानी उसको क्रिमिनल डिक्लेयर करने में जूरी ने एक मुत्तफिका फैसला दिया है, तो जूरी उस वक्त एक कलेक्टिव नाउन पे थी, इस वजह से जूरी के साथ हैज आया। तो ये बात आप याद रखने कि कलेक्टिव नाउन आप तो आमतौर पे सिंगुलर ही होता है। जब कलेक्टिव नाउन में आपका क्या होता है, जब कलेक्टिव नाउन में कोई डिवीजन आ जाए तो फिर ही आमतौर पे वो अ, उसमें चला जाता है, आपकी प्लूरल बन जाता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे एक और भी देख लें कि कुछ ऐसे आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं जो जिनका जो प्लूरल है वो भी सेम वही होता है। ठीक है। लेकिन वो होते तो प्लूरल है। जैसे मैं कहता हूँ, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो शीप है, शीप, इसका प्लूरल जो है, इसकी जो जमा है वो शीप ही होती है, शीप्स नहीं होती। इसी तरह एक वर्ड कैटल है, ठीक है, इसकी जो जमा है वो कैटल ही होती है। तो ये जब इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ फिर हम अब क्या लगाना है, तो इनके साथ हम आम तौर पे क्या करते हैं, हम इनको प्लूरल की फॉर्म में ही डील करते हैं। तो आपने सेंस सेंस देखनी होती है, तो उनको सेंस देख के आप उसमें प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। और एक बड़ा मशहूर जुमला है, वो पीपीसी और हर पेपर में पूछते हैं, और वो क्या है, मिसाल वो लिखते हैं कि दी कैटल इज ग्रेजिंग, कि जो मवेशी हैं वो जनाब चढ़ रहे हैं। अब ये कैटल प्लूरल सेंस में इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे द कैटल आर, हम कहते हैं ये सिंगुलर है, हालांकि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से कैटल आर आएगा।
इसी तरह शीप आर होगा यहाँ पे clear। तो इस बात को भी समझिएगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ प्रैक्टिस के सवाल आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही शेयर करूंगा, आपने वो एक दफा देख लेने हैं। उन्हीं में से ही आते हैं, कोई नए लंबे चौड़े कोई नहीं आते। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी, ये सारे रूल्स आप नोट करते जाएं। उसके बाद क्या है जी, कुछ ऐसे आपके नाउन्स होते हैं जो कि दिखने में लगते हैं कि वो प्लूरल हैं, लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। ठीक है, इसी वजह से उनके साथ जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है। जैसा कि मैं कहता हूं, आपके सामने लिखता हूं, मैं कहता हूं कि अब इसमें वो नजर का धोखे वाली बात है। मैं कहता हूं कि मैथ मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब आपको ये लगेगा कि मैथमेटिक्स, इसके साथ ऐसे ही इसका इजाफा हो गया ना, तो आप कहेंगे ये कोई प्लूरल चीज है। हालांकि ये प्लूरल तो नहीं है, ये तो एक ही चीज है ना, सिंगुलर है। एस इसके साथ आ गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एस आने के साथ इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्लूरल ही बन गया है। ये तो इसका नाम ही ऐसा ही है ना, मैथमेटिक्स, एक ही चीज है। इस वजह से मैथमेटिक्स के साथ इजी आएगा, यहाँ पे आर नहीं लगाते। तो आपने देखा ना, ये उनकी जो एस के हिसाब से तो ये आपको लग ये रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये उनके मीनिंग के हवाले से सिंगुलर है। ठीक है, इसी तरह फिजिक्स हो सकता है, बहुत सारे और हो सकते हैं, तो आपने इसको जरा देखना है। तो इनके साथ उनके सेंस के हिसाब से हम उसको प्लूरल जो है ना आपको सिंगुलर ही लगाते हैं। ठीक हो गया। और हो सकता है स्टैटिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये हो सारा हो गया। अब समटाइम ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट की फॉर्म में ट्रीट नहीं किया होता, वो उन्होंने उसको एज ए और डायमेंशन में ट्रीट किया होता है, तो फिर आप उसकी उसको भी देखना होता है। ये भी ट्रिकी एक क्वेश्चन है, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। अक्सर पेपरों में एक सवाल लाजमी पूछा होता है और ये तो उनको पसंद है, वो ये है कि स्टैटिक्स शो दैट पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री। स्टैटिक्स शो करती हैं कि पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है। अब आप कहेंगे स्टैटिक्स जो है ना ये एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ से साथ तो यहाँ तो सिंगुलर ही आना चाहिए, तो यहाँ पे आपने सर आपने शो लगा दिए तो शोज आना चाहिए। तो जरा गौर करें, स्टैटिक्स शो दैट पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री। अब स्टैटिक्स इसमें कुछ सब्जेक्ट के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, स्टैटिक्स इसको सब्जेक्ट की फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये स्टैटिक्स यानी कि जो डाटा है, जो स्टैट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान एक पुअर कंट्री है। तो जब सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं ट्रीट किया जा रहा, तो फिर उसका मफहूम को आप देखें ना, तो मफहूम के हिसाब से इसके साथ शो ही आएगा कि आपका एक डाटा नहीं है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा डाटा है, और वो जो शो करता है पाकिस्तान कंट्री है, तो बहुत सारे डाटो के साथ प्लूरल ही इस्तेमाल होगा। तो इस चीज को भी आपने देखना है। तो मीन्स कहने का ये है कि आपने सेंटेंस को गौर से पढ़ना है और देखना है कि उसमें से आपको फील क्या आ रही है, अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हो रही है, उसके हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके साथ में जो है ना वो पूछल लगे होते हैं, उनके साथ पूछल लगे होते हैं, और हमें ये लगता है कि उन पूछलों की वजह से उनका सब्जेक्ट जो है ना वो जो वर्ब है वो चेंज हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगी कि पूछल क्या होता है। मैं कहता हूँ कि द प्रिंसिपल along with his staff, ठीक है, हैज कम। प्रिंसिपल अपने स्टाफ के साथ आ गया है। अब प्रिंसिपल अलोंग विद हिज स्टाफ, अब आपको देख के ये लगेगा कि प्रिंसिपल भी आया है, स्टाफ भी आया है, तो ये सारे प्लूरल हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। आपका एक्चुअल जो सब्जेक्ट है वो आपका द प्रिंसिपल है। ये जो अलोंग विद द स्टाफ लिखा हुआ है ये इसी का पूछल है, ये वही चीज है। तो आपने पूछल को नहीं देखना, आपने उसका अपने नाउन को, या उसका जो सब्जेक्ट है उसको देखना है। तो आपने कहना है द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टाफ हैज कम। अब ये हैज नहीं, इसके साथ मैच कर, ये बात याद रखिएगा।
तो ये अलॉन्ग विद हो सकता है, डिफरेंट किस्म के पूछल हो सकते हैं, जैसा कि इन एडिशन टू हो सकता है, और बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो आपने अपने जो करस्पॉन्डिंग आपका है ना, उसको आपने देखना है। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि द पिज्जा एज वेल एज द केक टेस्ट गुड। पिज्जा और द केक जो है ना, जो है ना वो क्या है, उन दोनों का जायका ठीक है या अच्छा है, जो भी है। टेस्ट, आप देखें ना, टेस्ट उसने एक ही उसके साथ लगाया है। तो ये जो एज वेल एज द केक है ना, ये इसी का पूछल है, तो उसको वो नहीं देख रहा, वो आपको अपने नाउन को देख रहा है। तो ये बात आपने देखनी है कि पूछल का आप नहीं देखना, आपने उसको उसका जो असल नाउन है उसको देखना है। तो ये भी एक रूल है। उसके बाद क्या है जी, आगे चलते हैं जी। अब ऐसे होता है कि सम टाइम जब आपके सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और वो सेम नंबर के नहीं होते, तो उसमें जो जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, वो फिर डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे एक मिनट। टू मैन वर डेड एंड वन वाज अलाइव। अब जरा गौर करें, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है टू मैन, एक और है वन, एक और है। अब आप जरा देखें, टू मैन के साथ मैंने वर लगाया है और वन के साथ वाज लगाया है। तो मैंने पहले जो बात की है कि सेंटेंस में ऐसे हो सकता है कि आपने एक ही सेंटेंस के अंदर जो है ना डिफरेंट किस्म के वो इस्तेमाल हो, नंबर इस्तेमाल। किसी में वो सिंगुलर नंबर हो सकता है और साथ में प्लूरल नंबर हो सकता है। तो उसका जो वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसने जो करस्पॉन्डिंग उसका सब्जेक्ट है उसको फॉलो करना है। अब आपने ऐसा नहीं लिखना कि टू मैन वर डेड एंड वन वर अलाइव, नहीं, आपने वन के हिसाब से उसको डील करना है। तो ये भी एक रूल है। वो क्या कहता है रूल, मैंने पहले पढ़ा कि व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर, देन सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब्स शुड बी यूज्ड। ये रूल है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये जब रूल्स में शेयर करूंगा ना, तो इसकी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपके सामने इसी की रखता हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ, पढ़ देता हूँ, एट शर्ट्स वर टोर्न एंड वन वाज बर्ड। आठ शर्ट्स को यानी कि फाड़ दिया गया और एक को बर्न कर दिया गया। अब एट शर्ट्स के साथ वर आया और वन के साथ वाज आया। वही बात अगेन कि उसने करस्पॉन्डिंग जो आपका सब्जेक्ट होता है, ये उसी को ही आपके सामने डील करता है। तो मतलब आपको क्या समझ में आई कि जब आपके पास दो सब्जेक्ट्स आ जाएं, ये तीन आ जाएं, तो आपने उसके हिसाब से उसको जो उसके करीब करीब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो अपने करीबी जो आपका होगा, क्या है उसका सब्जेक्ट है, वो या नाउन है, वो उसके साथ correspond करेगा। ठीक हो गया जी, ये बात होगी क्लियर। आगे चलते हैं, ये सारे रूल्स हैं। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं जी। अब ये जितने भी मैंने आपको सारे बताए ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थे, या आप इसको समझ सकते हैं कि नाउन के जो मसाइल थे हम उनको ही देख रहे हैं। सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट आमतौर पर नाउन ही होता है ना। तो ये सारे जो नाउन के अंदर जो आमतौर पर ज्यादातर मसाइल आते हैं वो हम देख रहे थे। अब हम जो है ना, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके अंदर जो मसाइल होते हैं, वो हम वर्ब को देखेंगे कि वर्ब कैसे कैसे जो नाम ना उसमें गलतियां आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब जो है ना, जैसा कि एग्जांपल आपको बताऊं, पहले पहले, अब ये वही बात, अब आपके सामने मिसाल के तौर पे आपके पास सामने के एक ऑक्सिलरी वर्ब हो और दो वर्ब्स हो।
तो आपने जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको अपने मेन वर्ब के हिसाब से इस्तेमाल करना है। कैसे, जरा देखिए, एग्जांपल में देता हूँ। एग्जांपल ये है, यहाँ पे देखिए, ये वर्ब के अब इश्यूज आ रहे हैं हमारे पास। क्या है जी, उसको हम देखते हैं। मिसाल को मैं कहता हूँ कि वन डक हैज ड्रोन्ड एंड टू पॉइजन। एक बतख ऐसे माहौल में है, वो टू पॉइजन, दो को जनाब जहर देगी। अब आप जरा गौर करें, वन डक हैज पॉइजन, अब ये प्रेजेंट इस्तेमाल होगा सेंटेंस। किसका माइक ओपन है? अल्लाह के बंदो, माइक तो बंद रखा करो। वन डक हैज, अब देखिए, अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब इसने अपने उसको देखा है, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब उसके हिसाब से आए। एंड टू पॉइजनड, अब यहाँ पे देखें कि ये टू पॉइजनड, अब ये टू टू पॉइजनड है, ये उसको अपने उसके हिसाब से देख रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आया ही नहीं है, ठीक है, सेंटेंस के नेचर के हिसाब से। तो लाजमी नहीं है कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हो ये एक सेंटेंस के अंदर आपके तमाम के साथ वही इस्तेमाल हो, ये उसी नेचर में हो। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये सेंटेंस के नेचर के मुताबिक। ठीक हो गया। अब इसकी अगर आपको मैं एक और एग्जांपल बताऊं तो फिर आपको मजीद में भी क्लियर हो। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक एग्जांपल है, वन टैप इज वर्किंग एंड मैं कहता हूँ वन इज नॉट वर्किंग। मिसाल के तौर पे, वन टैप इज वर्किंग एंड वन इज नॉट वर्किंग। अब इस तरह का जब सेंटेंस हो, देखे ना, वन टैप इज वर्किंग एंड वन इज नॉट वर्किंग। अब इस दोबारा बताने की आपको जरूरत नहीं है जब आप पहले बता चुके हैं। तो आप लिखेंगे वन टैप इज वर्किंग एंड वन नॉट वर्किंग, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग के हिसाब से। ठीक हो गया जी, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आमतौर पे वर्ब के ज्यादा इश्यूज होते नहीं है। वर्ब्स के ज्यादातर जो इसमें इश्यूज आते हैं वो ये होते हैं कि आपकी जो वर्ब की फॉर्म है ना वो आपने देखनी होती है। कैसे फॉर्म का देखना होता है? कुछ की फॉर्म्स के साथ जो रेगुलर वर्ब होते हैं जिनके साथ ईडी या डी या ईडी होता है, तो वो उसके साथ लगी हो, किसी के साथ रेगुलर वर्ब जो नहीं होते तो वो वाली हो। मिसाल के तौर पे एक कट की हमने बात की थी कि कट कट कट, तो कभी भी सेंटेंस के अंदर अगर कटेड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये गलत है। तो आमतौर पे इसी तरह का करेक्शन इसमें आ जाती है कि वो ऐसी उन्होंने फॉर्म इस्तेमाल की होती है जो कि उसकी फॉर्म होती ही नहीं है, तो ये रेगुलर। इसके अलावा इतनी ज्यादा इसकी रिप्लेसमेंट के इशूज नहीं होते। और जी, आगे चलते हैं हम। अब हम जरा देखते हैं इसके टेंसेस के हवाले से क्या हो सकते हैं। टेंसेस के हवाले से आपने ये याद रखना है कि जो कुछ वो बातें हैं वो जरा देख लें कि कभी भी एक सेंटेंस के अंदर जब आपने शुरू में पास्ट पास्ट की एक क्लॉज डाली है, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लॉज है उसको भी पास्ट में ही लेके जाना है। कैसे? यानी कि जब दो क्लॉजेस हों इस तरह की कि एक मेन क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जब आपने पास्ट में रखा है तो आप जो मेन क्लॉज है उसको भी पास्ट में रखेंगे। एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल ये है, मैं कहता हूं कि वी सक्सीडेड बिकॉज वी वर्क हार्ड। हम वी सक्सीडेड बिकॉज वी हर वर्क। अब आपने वी सक्सीडेड, आपने यहाँ पे जो ये एक तरीके से सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। अब आप इसमें आपने पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया है और आगे आपने क्या कर दिया, पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर दिया, तो ऐसे नहीं हो सकता। जहाँ पर आपने पास्ट यहाँ इस्तेमाल किया तो उसको पास्ट की फॉर्म में ही रखना है। तो आप लिखेंगे वी सक्सीडेड बिकॉज वी वर्कड हार्ड। ठीक हो गया। पास्ट की के आगे पास्ट ही लेकर आएंगे, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर प्रेजेंट आ गया तो आगे फिर प्रेजेंट ही आएगा। तो ये इसका एक रूल है टेंसेस के हवाले से। ठीक हो गया। इसकी अगर कोई एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं।
मैं कहता हूँ कि ही सॉ दैट, ही दैट को छोड़, ही सॉ हॉर्स ड्राउन। उसने देखा कि जो हॉर्स है वो डूब गया। अब यहाँ पे आपने सॉ लगाया ना, तो आगे फिर ड्राउंड ही आएगा। अब यहाँ पे ड्राउंड ही लगा सकते, तो पास्ट के बाद पास्ट ही लगाना है। क्योंकि हम ये पास्ट, ये हो सकता है कि पास्ट इंडेफिनिट से वो पास्ट परफेक्ट में चला जा सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन पास्ट के बाद पास्ट ही आएगा, प्रेजेंट नहीं है। ठीक हो गया जी, ये इसमें है रूल्स हैं। उसके बाद जी, हाँ ऐसे हो सकता है कि आपका पीछे पास्ट हो और आगे प्रेजेंट हो, एक सिचुएशन में ऐसे हो सकता है। जब आप डील कर रहे हो यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर ऐसे हो सकता है। जैसा कि मैं एग्जांपल कहता हूँ कि आवर टीचर सैड, यहाँ पे लिखता हूँ आवर टीचर सैड अर्थ revolves अराउंड द सन। हमारे टीचर ने कहा कि अर्थ जो है ना वो सन के साथ, सन के गिर्द जो है ना रिवॉल्व करती है। अब और अर्थ हमारे टीचर ने कहा है, अब यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी आगे पास्ट ही आना चाहिए। लेकिन आप देखें, आवर टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो ये गलत हो नहीं सकती, पास्ट में नहीं हो सकती, तो इसको प्रेजेंट में ही रखते हैं। तो इस केस में प्रेजेंट हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज पास्ट के बाद पास्ट ही आता है। तो इस बात को भी नोट कीजिएगा, इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में आते हैं कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट, जिस तरह यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप जानते हैं, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड जो भी है, इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या जी, अब ये तो बात क्लियर होगी। अब जब कभी, ये तो आपको पता है, और सेंटेंस के हवाले से एक सवाल लाजमी वो पूछते हैं, वो ये है कि कभी भी आपके सामने किसी भी सेंटेंस में जब सिंस फार आ जाए ना, सिंस फार, तो उसके पीछे ये मतलब आपको समझ आ गया, सिंस मॉर्निंग आ गया यहाँ पे, फॉर 3 आवर्स आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हुई। तो इसके आगे हैज बीन आएगा कुछ, हैव बीन आएगा कुछ। तो ये बातें हैं कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इट, मिसाल के तौर पे कहता हूँ इट इज रेनिंग सिंस 3 o'clock। अब आपने देखा कि ये सुबह 3 से बारिश हो रही है, सिंस 3 o'clock, जब सिंस आपने देखा तो यहाँ पे इज नहीं आ सकता। ठीक है, तो इट हैज बीन आएगा, तो ये भी एक करेक्शन है। इस सेंटेंस में आप अच्छी तरह पढ़ भी चुके हैं, ये वही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक हो गया, तो ये कुछ सेंटेंसेस के हवाले से करेक्शंस हैं, वो आपको बता दें। अब जो है ना, एडवर्ब्स के हवाले से कुछ देखते हैं कि एडवर्ब्स के हवाले से क्या है। अब वो हम देख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर एंड पे यस्टरडे आ जाए, कोई एयर आ जाए, एगो आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, इस तरह के वर्ड्स आ जाए, तो याद रखिएगा आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डील करें। जैसा कि मैं आपको तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किसी भी सेंटेंस के एंड पे अगर, ये सारे वैसे रूल्स उसी टेंसेस के ही हैं, कोई नए नहीं है। यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ आपने क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा इस बात को। मिसाल के मैं कहता हूं कि ही हैज डाइड 5 years ago, वो 5 साल पहले मर गया। अब हैज डाइड नहीं हो सकता, ही डाइड होगा। ठीक है, या लिखते हैं कि वो मुझे मिलने के लिए कल आया, ही केम टू सी मी yesterday। अब yesterday जब आ गया, तो फिर इसके साथ आपने एक पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, यहाँ पे कोई हैड कम भी नहीं लगा सकते। ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया जी, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। पास्ट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट परफेक्ट, उन पास्ट को आपस में गड़बड़ नहीं करना, इनमें छोटे छोटे फर्क होते हैं,
उनको आपने अंडरस्टैंड करना। मिसाल के तौर पर एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आई हैव बॉट ए साइकिल yesterday। अब आपने कहा कि मैंने कल एक साइकिल खरीदी है। आई हैव बॉट नहीं आएगा, yesterday के साथ आई बॉट आएगा। ठीक हो गया जी। ये बड़ा, इसको गौर से देखिएगा। ये अक्सर आमतौर पे ना इसमें हम गलती कर जाते हैं। अब इसमें एक और जो चीज़ है वो क्या है, सम टाइम ऐसा होता है कि एक सेंटेंस के अंदर ना दो पास्ट आ जाते हैं। तो जब दो पास्ट आ जाते हैं ना, तो उनको क्लासीफाई करने के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे ये बड़ा मशहूर जुमला है और आपने छोटी क्लासेस में लाजमी पढ़ा होगा। वो कहते हैं कि मैं एग्जांपल देता हूँ। नहीं, माजी करीब की बात नहीं हो रही है। माजी करीब की बात नहीं हो रही। ऐसा इवेंट जो कि हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। माजी करीब क्या, मैं मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 100 ईयर्स अगो। ठीक है। तो वो करीब तो नहीं है, वो तो दूर का है, लेकिन आपने वो सेंस देखना है। ठीक हो गया। बाकी ये सारे रूल्स भी होते हैं, और यकीन करें कि जिनको अच्छी इसकी इंग्लिश की स्किल्स होती हैं, रीडिंग हैबिट्स होती हैं, वो बगैर किसी रूल्स के खुद भी बता देते हैं कि इसमें ये गलती है। उनकी रीडिंग इतनी अच्छी होती है तो वो खुद उनको पता चल जाता है। ये रूल सिखाए जाते हैं बस जिनकी अंग्रेजी कमजोर हो या वैसे, कि जनरली के लिए ये चीजें क्लियर हो। बाकी ये बड़ी इजी है ये चीज। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, जब दो पास्ट आ जाए ना, तो फिर एक इशू होता है, उसको जरा देखते हैं। आपने छोटी क्लास में एक जुमला पढ़ा होगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसा कि अ, ये लाजमी आप सबने पढ़ा होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये देखना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये जहाँ पे दो पास्ट हैं, डॉक्टर के आने से पहले, इसका मतलब ये कि डॉक्टर के आना भी एक पास्ट है, पास्ट में काम हुआ है। और मरीज मरना भी एक पास्ट है। ये दो पास्ट है। जब आपके सामने दो पास्ट हो, तो फिर आपने देखना होता है कि दूर का पास्ट कौन सा है। ये दूर का पास्ट होता है, या उसको जो हम डिस्टेंट पास्ट कहते हैं, उसके साथ आप क्या करते हैं, आप उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाते हैं सेंटेंस। और जो करीब का पास्ट होता है, करीब का पास्ट, आप उसके साथ क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। ये बात याद रखिए। जो करीब का पास्ट है, आप उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, और जो दूर का पास्ट है, उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट आमतौर पर इसी सेंस में इस्तेमाल होता है, इसके अलावा बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब इसी सेंटेंस को आप देखें तो आप कैसे इसको करेंगे। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर आया है तो मरीज मरा है, तो इसका मतलब कि मरीज पहले मरा है ना, डॉक्टर बाद में आया है। तो ये डॉक्टर का जो आना है ना, ये क्या है, ये आपका पास्ट है, लेकिन ये करीबी पास्ट है। और ये मरीज का मरना डिस्टेंट पास्ट। तो इसको आप लेके जाएंगे पास में, पास्ट परफेक्ट में। और इसको आप लेके जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। आप लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। अब डॉक्टर केम, ये क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट है, और ये डिस्टेंट पास्ट को जाहिर कर रहा है। तो ये भी आपने इसको, ये भी आमतौर पे देखा जाता है। और ये वो सवाल है, ये जो डिस्टेंट पास्ट और ये जो क्या है नियर पास्ट है, ये एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था। ये बात भी नोट कर लें, पूछा गया था। और मैं उनको कंप्रहेंसिवली नहीं बता सकता, ये भी आपको बता। ठीक है। लेकिन आप खुद देखें कि ये हमने छोटी क्लासेस से इसको पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं, लेकिन वो डिस्टेंट पास्ट, नियर पास्ट, इसके अंदर जो लॉजिक है वो मुझे फिर बाद में पता चली, खल्ले खाकर। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी मेरी तरह खल्ले खाकर सीखें। आप पहले सीख जाएं। इबरत भी कोई चीज होती है ना, इबरत दूसरों को देख के हासिल होती है। लाजमी तो नहीं होता कि सारे टकरे मारें। ठीक हो गया, तो ये बात क्लियर होगी सबको। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं जी। दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक लेटर और लेटेस्ट, और लेटर और लास्ट। ये दो वर्ड्स हैं, ये जरा देखिएगा। जरा कहता हूँ,
LAT या लेटर और लेटेस्ट, ठीक है, एक ये और एक लेटर और एक लास्ट, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। और ये दोनों को जरा देखना है आपने, ये जो लेटर और लास्ट है ना, ये पोजीशन की जो डिले होता है ना, पोजीशन की जो कमी बेशी होती है एक जगह की, ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो लेटर है ना, ये जो वक्त है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये बात याद रखिए। मिसाल तो मैं कहता हूँ कि आई केम लास्ट, मैं सबसे एंड पे आया, तो ये पोजीशन के हिसाब से है, ठीक है। ठीक है। और जो वक्त होता है, जो सबसे कम वक्त, जो सबसे लास्ट पे जो वक्त आया होता है, हम उसको लेटेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको मजीद जो है सीख रहे हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ, आई रीच्ड एट 10 AM, ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। आई रीच्ड एट 10 AM, मिसाल के तौर पे आई रीच एट 10 AM, ही केम लेटर देन आई, वो मेरे बाद आया। अब ये लेटर किसके लिए है, ये बाद के लिए है, और ये वक्त के लिहाज से है, ठीक है। तो इसमें आ गया। अब इसी तरह के ये लेटर क्या होते हैं, ये पोजीशन के हवाले से कैसे, जरा इसको भी जरा कोई देखते हैं। मिसाल के तौर पे आ जाता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि लेटेस्ट बुक है, वो तो आपको पता ही है ना, कि जो सबसे जो वक्त के हवाले से जो सबसे बाद में आई होती है, ठीक है। अ, ये लेटर आप इस तरह देखें कि ही सेंट मी बुक्स, ठीक है। और आई सेंट हिम, ये तो वही सी लेटर की फॉर्म में आ जाएगा। ये लेटर आमतौर पोजीशन में होता है। पोजीशन में अगर आपको बताऊं कि इसके भी जहन में मेरी एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन कोई आएगी तो आपको शेयर कर दूंगा। तो ये बस याद रखिएगा, ये LATTER, LA है, ये छोटा वो खत वाला लेटर नहीं है, यहाँ भी LA है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये लेटर और लास्ट ये पोजीशन के सेंस में है, और ये लेटर और ये लेटेस्ट वक्त के कॉन्टेक्स्ट में। फिर सेंटेंस में आएगा, तो आप जब आएगा तो आप उसको लगा लेंगे। ठीक हो गया जी। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स एंड द लेटर लाइक्स एप्पल, बिल्कुल आपने बता दिया, गुड हो गया। अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स एंड द लेटर लाइक्स एप्पल्स, ठीक है। जो लेटर जो बाद में आया है, वो लेटर यानी कि अहमद की बात हो रही है, वो एप्पल पसंद करते हैं, बिल्कुल। अब ये पोजीशन के हवाले से है, तो उसके लिए। अब इसमें लेटर भी है, और यहाँ पे फॉर्मर भी समटाइम इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मर पहले वाले को, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे आ जाए, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स एंड द फॉर्मर लाइक्स एप्पल, तो इसका मतलब फॉर्मर क्या कौन होगा, आपका अली होगा फार्मर, और ये फार्मर FOM हो वो होगा, ठीक है। ए के साथ नहीं लगाना, ए वाला फार्मर के साथ होता है। तो ये लेटर और फार्मर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेटर जो कि बाद में आया होता है, मौखिर जिक्र, और फार्मर जो है ना, फार्मर, ठीक है। फार्मर क्या है आपका, जो कि इससे पहले आया, और ए वाला जो फार्मर है वो आपके साथ होता है। ठीक है जी उसामा, शुक्रिया, ये आपने बता दिया। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसी तरह एक होता है फार्दर और एक होता है फार्दर, उन दोनों में क्या फर्क है। जो फार्दर है वो भी पोजीशन से रिलेटेड है, फासले से रिलेटेड है, फार्दर, ठीक है। फादर नहीं, वो फार्दर, ठीक है, फार्दर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फार्दर। और एक होता है फर्दर, ये फर्दर होता है एडिशनल के हवाले से, एडिशनल कोई भी चीज इजाफी है ना, फर्दर। और ये क्या जो है ना, डिस्टेंस के हवाले से। जैसा कि मैं आपको अगर एग्जांपल इसकी दूं, तो हम्म, हाँ जी, ही इंसिस्टेड मी फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, उसने मुझे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए कहा। फर्दर अब यहाँ पे एडिशनल एक एफर्ट है ना, ठीक है ना। तो वो है, जिस मिसाल हम कहते हैं कि तुम फर्दर ये कर लो, तुम फर्दर ये कर लो, ठीक है। तो वो फर्दर क्या है, एडिशनल कोई चीज हो। और फर्दर क्या है आपका,
पोजीशन में है, जिस पोजीशन में, उसकी मैं एग्जांपल कहता हूँ कि हिज होम, मैं साइड पे लिखता हूँ, हिज होम, हिज होम इज एट फार्दर एंड ऑफ मॉस्क। उसका जो घर है वो उस मस्जिद के जो दूर किनारा है ना, एंड किनारा है, जो एंड है ना, उस पे साथ है, फार्दर एंड ऑफ। तो ये फार्दर डिस्टेंस के हवाले से है, और वो जो है ना वो डिस्टेंस के हवाले से। तो इन दोनों का जो फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद जनाब और बात देखें, जो ईच है ना, ईच, ईच, ये दो आम तौर पर दो के लिए इस्तेमाल होता है। एक या दो जब पर्सन होना तो उनके लिए ईच का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आमतौर पर ऐसे ही होता है। और जो एवरी है ना, एवरी, जब आपके दो से ज्यादा हो जाए ना लोग या अशिया, उनके लिए फिर एवरी का इस्तेमाल होता है। एक या दो के लिए ईच, और एक या दो से ज्यादा के लिए एवरी। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है जी, आगे चलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और है, वो भी नोट कर लें। एक होता है जब दो दो लोगों का या दो अशिया का आपस में कंपैरिजन होता है ना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन। और जब दो से जायद का आपस में कंपैरिजन होता है ना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अमंग। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैच हैज बीन प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब दो लोगों के दरम्यान में मैच है ना, तो इस वजह से बिटवीन आ गया। या ये हो गया दो लोगों के लिए। अब जब दो से ज्यादा के लिए होगा तो फिर अमंग होगा। कैसे? मैं कहता हूँ कि क्रिकेट वर्ल्ड कप हैज बीन प्लेइंग अमंग 8 टीम्स। 8 टीमों के दरम्यान में खेला जा रहा है। तो जब दो से ज्यादा के लिए कोई कंपैरिजन में कोई चीज आ जाएगी तो फिर अमंग आएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और है। एनी और सम का इस्तेमाल हम करते हैं। वो क्या है जी? जो सम है ना, सम, ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। और जो एनी है ना, ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि, ये जरा नोट कर लें, जो सम है ना, सम भी होता है, दोनों कुछ ही है, एनी भी कुछ होता है, वो भी कुछ होता है, लेकिन इनका सेंस फिर थोड़ा सा चेंज है। सम और एनी, सम और एनी, बस इसको याद इस तरह करें कि सम आपका पॉजिटिव सेंस में सॉल्व होता है और एनी आपका नेगेटिव सेंस। कैसे? मैं कहता हूँ कि डू यू हैव एनी बुक्स? क्या तुम्हारे पास कोई किताबें हैं? अब ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। क्या तुम, यानी कि उसके पास किताबें नहीं है, वो उससे इस तरह पूछ रहा है जैसे उसके पास किताबें शायद हों। तो ये नेगेटिव सेंस है, इस वजह से नेगेटिव एनी इस्तेमाल हुआ। या वो कहेगा आई हैव सम बुक्स, या आई हैव सम कुछ भी। अब ये पॉजिटिव है ना, मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो ये पॉजिटिवली जो सम जब सेंस होगा तो फिर आपका सम इस्तेमाल होगा। और जब नेगेटिव सेंस होगा तो उसके लिए एनी होगा। ठीक है। इस तरह कहेंगे कि अ, वो क्या कहेंगे, हाँ, एनी ऑफ द स्टूडेंट डजेंट परफॉर्म, किसी स्टूडेंट ने परफॉर्म नहीं किया, या ये नेगेटिव सेंस में है। या सम स्टूडेंट्स परफॉर्म गुड, फिर यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा, कुछ ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो फिर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इनका सेंस जरा इसको देखना है, तो इसमें आमतौर पे सेंस का इस्तेमाल होता है। अब एक और मिसाल तो मैं कहता हूँ कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कि आई डोंट हैव एनी मनी बट आई हैव सम फूड। ठीक है। अब अगर इसकी जगह ये हो कि आई डोंट हैव सम मनी बट आई हैव एनी फूड। अब जरा देखिए, आई डोंट हैव सम मनी, नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है ना, तो नेगेटिव के साथ सम तो नहीं आ सकता, एनी आएगा। तो आप लिखेंगे आई डोंट हैव एनी मनी बट आई हैव सम फूड। इस सेंटेंस को जरा देखिएगा। ठीक हो गया जी, ये बात आपको पता चल गई। उसके बाद जब दो चीज़ों के दरम्यान में कंपैरिजन हो तो फिर कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है।
और जब दो से ज्यादा के दरम्यान में जब कंपैरिजन हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर कहता हूँ, विच फ्लावर इज प्रेटियर, रोज और जैस्मीन। अब ये दो फ्लावर्स हैं, रोज और जैस्मीन, इन दो के दरमियान में मुकाबला है, कंपैरिजन है, इस वजह से इसकी सेकंड जो डिग्री है ना वो इस्तेमाल हुई है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपर लेटेस्ट नहीं जो इस्तेमाल हुई, कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, तो जब दो के दरमियान में कंपेयर होगा तो प्रेटियर आएगा, या उसके दरमियान में सेकंड डिग्री इस्तेमाल होगी। जब दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगी, फिर वो उसकी लास्ट डिग्री जो है इस्तेमाल होती है। जिस हम कहते हैं कि अली इज टॉलर देन उमर। अब ये दो के दरम्यान में कंपैरिजन है तो टॉलर ई आर का इजाफा हो गया, तो जब दो के दरम्यान मुकाबला होगा तो फिर सेकंड डिग्री इस्तेमाल होती है। जब दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, या एक को सारों के साथ कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर उसकी थर्ड डिग्री इस्तेमाल होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर तो मैं कंपेयर सारों का थर्ड सुपर डिग्री का भी आपको डिग्री बता दूं एग्जाम। जैसे कहता हूँ कि ही इज among the students who was, yeah, he who is the brightest students. He is among the students, he is among the, लिखे he is one of the student who is the brightest। अब वो एक ऐसा स्टूडेंट है जो ब्राइटेस्ट है, यानी कि एक को सारों पे तरजीह दे दी गई है और एक को सारों के साथ कंपेयर कर दिया गया, तो फिर वो ब्राइटेस्ट आ गया। थर्ड जो उसकी डिग्री है वो इस्तेमाल हुई है। दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री और दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव डिग्री, ये आपको पता चल गया। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ये सारे रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, आप इनको पढ़ते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। ठीक हो गया। एक और रूल, अगर किसी एक शख्स की दो क्वालिटीज की जिक्र किया जा रहा हो तो फिर ई आर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मोर का इस्तेमाल किया जाता। जैसा कि मैं कहता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि ही इज ही इज वाइजर देन ब्रेव। अब ये एक ही शख्स की क्वालिटीज बताई जा रही है ना, वाइजर है या ब्रेव है। तो जब एक ही शख्स की दो क्वालिटीज की बात हो रही हो तो फिर देन का इस्तेमाल नहीं होता। क्या कह रहा हूँ आपको, इसका ये आपको क्या बताया है, फिर आपको इसका क्या, ई आर का इस्तेमाल नहीं होता, मोर का इस्तेमाल होता है। कैसे, फिर आपका क्या होगा, ही इज वाइजर देन ब्रेव नहीं होगा, आप कहोगे ही इज मोर ब्रेव, मोर वाइज देन ब्रेव। जब एक ही शख्स की दो क्वालिटीज होंगी तो फिर ये आपका क्या होगा, ये ई आर का इजाफा नहीं होगा, फिर मोर आएगा। ये भी आप इसको नोट कर लें। ठीक हो गया जी, ये सारी सुपरलेटिव यूज है। जिस तरह मैं अगर आपको मैं कहूँ कि मैं कहूँ कि निदा इज क्लेवरर देन प्रेटी, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा निदा इज मोर क्लेवर देन प्रेटी। क्योंकि एक ही शख्स की जो है ना दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। ठीक हो गया जी, तो ये बात हो गई आपको क्लियर। फिर एक ही सेंटेंस के अंदर जब दो पर्सन या दो चीजों का कंपेयर किया जाता है तो आपने उन सेम पार्ट्स को कंपेयर करना है, इस चीज का ख्याल रखना है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यानी कि जो कंपेयर आपने करना है तो दो चीजों की वजन के हिसाब से कंपेयर करना है। मैं कहता हूँ कि द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज ग्रेटर देन कराची। द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज ग्रेटर देन कराची। अब आप पॉपुलेशन इस्लामाबाद की को कंपेयर कर रहे हैं कराची की आबादी से।
आप कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद की आबादी है इज ग्रेटर देन कराची। इस्लामाबाद की आबादी कराची से बड़ी है। आज देखने से तो सही लग रहा है, लेकिन ये आपने क्लियरली बताना है कि किस कराची की किस चीज से बड़ी है। तो आप बताएंगे द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ कराची, या द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज ग्रेटर देन कराचीज पॉपुलेशन। यानी इनको जो आपने कंपेयर करने हैं दो पार्ट्स, उनका वजन आपने बराबर रखना है। ये बात याद रखिएगा, ये अक्सर जो है ना पेपर में पूछा जाता है। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि एक और है। आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, रिदाज ड्रेस इज प्रेटियर देन यू, मिसाल के तौर पे। ठीक है। देन बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, देन ऑफ कराची भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उसमें भी मफहूम क्लियर है। ये सही है, इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, क्योंकि मीनिंग क्लियर हो गया ना। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, मीनिंग क्लियर हो गया, कोई मसला नहीं। अच्छा, रिदाज ड्रेस इज प्रेटियर देन योर। अब आपने ना यहाँ पे बताया कि रिदा का जो ड्रेस है ना वो तुम्हारे से प्यारा है, लेकिन आपने क्लियर बात नहीं की। तो आप बताएंगे रिदाज ड्रेस इज प्रेटियर देन योर ड्रेस। रिदाज ड्रेस इज प्रेटियर देन द ड्रेस ऑफ यू। Rida's dress is prettier than that of yours। ठीक है, तो ये है। अब इसमें कंपैरिजन करना जरूरी है, उसकी वजह है कि वो दूसरा शख्स नाराज ना हो जाए और वो कहे कि रिदा का जो ड्रेस है वो तुमसे प्यारा है। ऐसे ना हो जाए, तुमसे नहीं प्यारा, तुम्हारे ड्रेस से प्यारा है। तो उसको क्लियर करना है इस बात को, वो फिर नाराज होकर बैठ जाए। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने डबल जो कंपैरिजन है ना वो इस्तेमाल नहीं करना। कैसे? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आप जरा गौर करें, आप कहते हैं कि ही इज द मोस्ट, मोस्ट भी कह दिया, आगे क्लेवरेस्ट भी कह दिया। तो अल्लाह के बंदो एक दो ना, आप या कहो कि ही इज द मोस्ट क्लेवर, द मोस्ट क्लेवर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये हो सकता है। या ये कहो कि ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। तो मोस्ट और थर्ड फॉर्म ऐसे इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना, एक इस्तेमाल। ठीक हो गया जी, ये तो आपको हो गया क्लियर। उसके बाद क्या है जी, जब दो थिंग्स के दरम्यान में, दो पर्सन्स के दरम्यान में कंपैरिजन होता है तो उनके दरम्यान में देन का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पास वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनके लिए आप देन का इस्तेमाल नहीं करते, आप उनके कंपैरिजन में टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं आपको किसी पहले भी क्लास में बता चुका हूँ। मैं कह चुका हूँ कि ही इज अ जूनियर देन मी, फॉर एग्जाम्पल। अब दो का मुकाबला है तो देन आना चाहिए ना, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, जूनियर के साथ टू आता है। जूनियर के साथ टू आता है, सीनियर के साथ टू आता है, उसके बाद एंटीरियर के साथ टू आता है, प्रायर के साथ टू आता है, पोस्टीरियर के साथ टू आता है, प्रेफर के साथ टू आता है। अब ये क्यों आता है तो इसको रट लें। अंग्रेज दानों ने कहा है और आप भी मान लें, मैंने भी मान लिया, कोई लाजिम नहीं है इसका। ठीक हो गया जी। बाकी ये प्रेपोजिशन के अंदर वो मैंने जो एक नोट्स भेजे थे उसके अंदर ये सारे नाम मेंशन है जिनके साथ टू आता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ कोई कंपैरेटिव कंपैरिजन की जो डिग्री है वो इस्तेमाल नहीं होती। ये भी ये बड़ी यूनिक बात है। वो अपने अंदर इतने मजबूत होते हैं और इतने जामे होते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ जब कंपैरिजन की डिग्री लगाते हैं ना तो हम हो जाते हैं नाराज। जैसा कि मैं मिसाल को कहता हूँ कि ही हैज गिवन द मोस्ट यूनिक आइडिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ही हैज गिवन द मोस्ट यूनिक आइडिया। अब जो यूनिक है ना, यूनिक वर्ड, इसके साथ जब आप मोस्ट लगाते हैं तो ये कहते हैं भाई तौहीन हो जाती है।
तो यूनिक के साथ कोई नहीं लगाना, आप लगेंगे ही हैज़ गिवन दी यूनिक आइडिया। और कुछ मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वर्ड्स आप नोट कर लें। इनके साथ आपने कोई सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं करनी। जैसा कि यूनिक है, लिखें इसको, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, चीफ, उसके बाद राउंड, एंटायर, एक्सट्रीम, फुल। ठीक है, इनके साथ आपने कोई भी कंपैरिजन की डिग्री इस्तेमाल नहीं की। नोट कर लिए सबने? हाँ जी, सबने नोट कर लिए। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया? हक तो नहीं गया करेक्शन पढ़ के कि ये सर ने क्या नया कट्टा खोल दिया? हाँ जी, बताइए। नींद आ रही है, ठीक है। अभी ईसा खाली की गजल लगाते हैं, आपको सुनाते हैं। हाँ जी, डबल कंपैरिजन के मैंने आपको बताया कि डबल कंपैरिजन नहीं इस्तेमाल करनी ना। पता नहीं, फिर आपका नेटवर्क का इशू होगा। कनेक्टिविटी का इशू तो है ना वहाँ पे। हाँ जी, बस ये सम टाइम काफी इशू होता है। आज के लिए काफी है, हमने खत्म करना है आज ये टॉपिक। हाँ जी, खत्म करेंगे, आज आखिरी टॉपिक है ये। तो मुझे बताएं, मैं ये रूल्स आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, आप खुद पढ़ लें फिर। तकरीबन 10 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट और लगेंगे। क्या कहते हैं? खुद पढ़ लेंगे आप? हाँ, मुश्किल तो नहीं है, आसानी से हो जाता है। अगर आप पढ़ लेंगे सारे ये रूल, ये सिंपल सिंपल रूल्स हैं, कोई मुश्किल नहीं, इनके रेलिवेंट आपको मैं शेयर कर देता हूँ। खुद कर लेंगे या नहीं? ईजी है, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। सारे कहते हैं कि सर अब पढ़ लेंगे, हमारी जान छूटे हम सोए आराम से। कितने मेरे माशाल्लाह से जहीन और मेहनती स्टूडेंट्स हैं। नींद तो आती है, अब क्या करें, नींद को कुर्बान करना पड़ता है ना। हाँ जी, बिल्कुल, ये सनशाइन में मौजूद है, सही बताएं। सनशाइन में ये मौजूद हैं। आप वहाँ से ये जितनी बातें मैंने आपको कराई है ना, कहीं आप मैट्रिक की किताब उठा लें, एफए की उठा लें, बीए की उठा लें, सारे वहाँ पे ये हैं। और कमीशन को यही पसंद है। और आपका पेपर उन्हीं में से ही आता है, कोई नया सवाल नहीं आता। अगर आपको लगे कि कोई नया को मैं आसमान से उतर के आए हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, क्लास का जो है ना इशू होता है ना, 8 जल्दी हो जाते हैं फिर। 9 की टाइमिंग ये है कि कन्वीनियंट है, उसकी वजह कि यहाँ पे कुछ मदर्स भी हैं, उनको फिर बच्चों के इशूज हैं, तो उनको फिर उस तरह एडजस्ट किया हुआ है। हम सबको अपनी ही परेशानियां मसाइल नजर आते हैं, सबके नजर नहीं आते। टीचर ने तो सबको देखना होता है ना। चलो जी, ठीक हो गया, फिर मैं इनके रेलेवेंट आपको जो रूल्स हैं वो आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अब आपने पढ़ने हैं, फिर ये नहीं करना कि पढ़ना ही नहीं उनको फिर आपने।
उनको सारे रूल्स आपने वन बाय वन पढ़ने हैं, समझने हैं उनको, और फिर आपको ये खुद क्लियर हो जाएगी। मैं फिर आज़ाद हो जाऊँ कि आपको ये करेक्शन समझ में आ गई है, मुझे बताएं। हाँ जी, सब पढ़ लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, मैं इंशाल्लाह क्लास में शेयर कर दूंगा। और इसके साथ ही हमारी इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हुआ। और कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और नए जज्बे के साथ। और आगे मैं पहले बता चुका हूँ कि जो अगले सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे आसान हैं, कम उनके लेक्चर होंगे, एक एक सब्जेक्ट के में भी चार चार पाँच पाँच लेक्चर हों, और वो वाइंड अप होते जाएंगे। तो आपने बस हिम्मत रखनी है, और ये आखिरी जो है ना वो सांसें हैं, और आखिरी झोंके हैं सेशन के, इनको बर्दाश्त कर लें, उसके बाद फिर आप आज़ाद होंगे। फिर आप 9 बजे क्या, 6 बजे सो जाया करेंगे, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। ठीक हो गया? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विद न्यू सब्जेक्ट मुलाकात होती है। इसके रेलेवेंट जो रूल्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, पढ़ना आपने है, और इसकी रेलेवेंट एक्सरसाइज भी शेयर कर दूंगा। और अगर आप किसी के पास आफ्ताब साहब की किताब मौजूद है बीए वाली, तो उसके अंदर करेक्शन बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्सरसाइज की हुई है, वो भी आपने कर लेनी है। ठीक है जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।